ये 5th नंबर के पेज पे, पेज नंबर 5, टॉपिक नंबर 2, इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिफाइन इंटरनेशनल लिक्विडिटी, उसके कंपोनेंट्स इसमें बताने हैं। कंपोनेंट्स मतलब इंटरनेशनल लिक्विडिटी में क्या क्या चीजें आती है। एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेसी, ब्रैकेट में लिखा है शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी एंड मेजर्स विच आर सजेस्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब सवाल की इंटरनेशनल लिक्विडिटी यानी क्या। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेज है जो अवेलेबल है हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, याद रखो रिसीव करने का सवाल नहीं है या पेमेंट करने का सवाल है। तो जितने भी हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज पेमेंट के लिए अवेलेबल है, या हमारी ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या, एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट ज्यादा हो तो ट्रेड डेफिसिट होती है। So it includes the official reserve and gold and foreign exchange held by the monetary authority of a country, जैसे इंडिया में मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई, एज वेल एज द बोरिंग फैसिलिटी अवेलेबल, यानी कितना दूसरी कंट्री से या तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम पैसा उधार ले सकते हैं, ये देखना है। क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, तो ऑफिशियल रिजर्व ऑफ गोल्ड, जितना भी गोल्ड है वो, और फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व बैंक के पास होता है वो। देन आफ्टर द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नेट सरप्लस इन करंट एंड कैपिटल करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट मत लिखो, कैपिटल करंट नहीं आता, कैपिटल अकाउंट। करंट और कैपिटल अकाउंट में जितना भी ज्यादा पैसा हमारे पास अवेलेबल है वो, और बोरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल, जैसे आईएमएफ के पास से कितना पैसा ले सकते हैं हम, और एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट, ये 2.5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, आगे आएगा ये एसडीआर क्या होता है ये। एंड विलिंगनेस ऑफ अदर कंट्रीज टू एक्सेप्ट आवर होम करेंसी, यानी हमारी करेंसी को विदाउट एनी डाउट कौन एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे यूएस के अंदर इंडियन करेंसी अगर एक्सेप्टेबल हो तो इसका मतलब हमारा स्टेटस अच्छा है इंटरनेशनल मार्केट में। एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन अ कंट्री, यानी बाहर के कंट्री के लोग इंडिया में कितनी फॉरेन कैपिटल देने के लिए तैयार है। कंपोनेंट्स यानी कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल कंट्री देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी और डिमांड फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अब सप्लाई में क्या आता है, देखो गोल्ड माइंस ऑफ अ कंट्री, जितना भी खजाना है इंडिया के पास गोल्ड का वो। दूसरा बाहर से जो भी अपने फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं वो। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या, वन साइड ट्रांसफर, बाहर से पैसा आता है लेकिन उसके सामने हम कोई गुड्स या तो सर्विस उनको प्रोवाइड नहीं करते। और कैपिटल इनफ्लो, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते वो, इसमें दो चीजें आती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और जो कल देखा था वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डिमांड, और पांचवा रिसीट ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज जितना भी आता है वो भी इसमें आ गया, और गोल्ड का इनफ्लो। अब ये सप्लाई हुआ। अब डिमांड में क्या आता है, तो डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स एंड फॉरेन सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी हम दूसरी कंट्री को पैसा दे रहे हैं। एंड कैपिटल आउटफ्लो, हमारी हमारे लोग दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इन एडिक्वेसी क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ता है, तो उसके पीछे के कारण सबसे पहले डेफिसिट इन बीओपी। मोस्ट लेस डेवलप्ड कंट्री के अंदर, जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री बोली जाती है, उसमें कंटिन्यूअसली यानी परसिस्टेंस लिखा है ना, इसका मतलब आता है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस डेफिसिट होती है बीओपी के अंदर। फर्दर दैट डेफिसिट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग ड्यू टू कंटिन्यूअस राइज इन इंटरनेशनल प्राइसेस, हर चीज की प्राइस बढ़ती है तो डेफिसिट भी बढ़ती है। अब डेवलप कंट्री वो अपने सरप्लस को रिड्यूस करने के लिए राजी नहीं है, उनके पास पैसे ज्यादा है लेकिन वो इसको रिड्यूस करने के लिए राजी नहीं है, और ये इन कंट्रीज को मदद करने के लिए भी तैयार नहीं होती। फिर टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर यानी डेवलप कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्री में से आने वाले गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा
टैक्स लगाती है, टैरिफ यानी टैक्स। सो यहाँ पे जो लेस डेवलप कंट्रीज है उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए चांस नहीं मिलता और एक्सपोर्ट अर्निंग उनकी बढ़ती नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व, इंटरनेशनल रिजर्व जितनी भी है वो ज्यादातर किसके पास जाती है, डेवलप कंट्रीज के पास जाती है। इवन अगर हम बात करें आईएमएफ कोटा की, तो जब भी वो रिवाइज होता है तो उसमें ज्यादा हिस्सा डेवलप कंट्रीज के हाथ में जाता है, तो लेस डेवलप कंट्री के पास हमेशा ही शॉर्टेज होती है। फिर मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ये कैसे कम किया जाए कोई भी कंट्री के द्वारा, तो सबसे पहले अपने इंपोर्ट को लिमिट यानी कम करो। इंपोर्ट जो नॉन एसेंशियल गुड्स के हैं उसको क्या करेंगे, सिलेक्टिव टैरिफ यानी जो चीज जरूरी नहीं है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। और कोटा रिस्ट्रिक्शन, कोटा यानी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, अलाउ ना किया जाए कि कुछ क्वांटिटी से ज्यादा हम चीजें इंपोर्ट कर पाए। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन, बीओपी को सुधारने के लिए दूसरा ये हो सकता है कि जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट को एक्सपांड करो, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स। और साथ में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री, इसको गुजराती में बोलते हैं आयात अवेजीकरण, यानी जो चीजें पहले बाहर से इंपोर्ट की जाती थी वैसी ही चीजों को इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू करें। एज वेल एज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, रिडक्शन इन बीओपी सर्विस surplus. The developed countries should try to reduce their BOP surplus by following measures: to accept the payment from developing countries in the form of their domestic currency, यानी डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री क्या करेगी, हमारे पास से इंडियन रुपीज एक्सेप्ट कर ले, डॉलर ना ले, और एक्सेप्ट करे गुड्स डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट के सामने, मतलब पैसे नहीं मांगेगी, वो सामने एक्सपोर्ट करेगी, उसके सामने हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, यानी बार्टर सिस्टम। और ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज यानी डीवैल्यूएशन करे, वो अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करे। अब आगे, द डेवलप कंट्रीज शुड अंडरटेक डीवैल्यूएशन इन देयर होम करेंसी, पर ये सब कोई तैयार नहीं होता, कौन अपने खुद से मर्जी से अपनी खुद की करेंसी को डीवैल्यूएट करे, और वो भी दूसरे के लिए। और एक्सपांडिंग इंटरनेशनल रिजर्व, इंटरनेशनल रिजर्व बढ़ाना चाहिए आईएमएस को by fresh allocation of large quota to the member countries. Further, all new issues of SDR should be distributed, यानी जितने भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए जाते हैं ना वो ज्यादातर डेवलप कंट्रीज को दिए जाते हैं, लेकिन अब स्पेशल ड्राइंग राइट किसको देने चाहिए, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने चाहिए। चेंज इन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज, डेवलपिंग कंट्री को डीवैल्यूएट करना चाहिए अपनी होम करेंसी को, इससे उनके एक्सपोर्ट चीपर होंगे और इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे। सो देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग विल इंक्रीज एंड रिस्ट्रिक्टिव, ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, डेवलप नहीं। रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बाय अडॉप्टिंग सच पॉलिसी द डेवलपिंग कंट्रीज शुड रिड्यूस द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, दिस विल रिड्यूस डेफिसिट इन बीओपी। रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल यानी जो इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है उसके रिलेटेड पॉलिसी को अपने फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो ये ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें डिमांड इंपोर्ट की कम होती जाए, तो इससे डेफिसिट कम हो सकती है। अब थर्ड टॉपिक देखें, आईएमएफ और इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, 1918 से लेकर 1939 के वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आए थे, उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबेंडन यानी छोड़ दिया। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिप्लेस की गई बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, यानी एक एक्सचेंज रेट नहीं होता था, बदलता गया रोज का अलग। द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड वाज अबेंडन्ड बाय मेनी कंट्रीज, यानी बहुत सारी कंट्रीज ने एक दूसरी कंट्रीज के अंदर जो गुड्स आते जाते हैं उसके ऊपर रोक लगा दी, और रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है ज्यादा, जिसमें टैरिफ यानी टैक्स लगाए जाते हैं, कोटा सकी किए जाते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज रेट के अंदर डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। The countries were facing balance of payment difficulties and problem of shortage of international liquidity.
यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज आना, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास शॉर्टेज है, किसकी शॉर्टेज है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की। Now it was necessary to achieve an orderly conduct of international trade, exchange rate stability, and to increase the sources of international liquidity. हम क्या करें, इन सब के लिए आईएमएफ को हमने एस्टैब्लिश किया, यानी पूरी दुनिया के अंदर। और आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कंक्लूडेड इन 1944। याद है ब्रेटन वुड्स, स्नेक इन द टनल, वो ब्रेटन वुड्स ने बताया था। और वहीं से 1944 के अंदर, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर 1944 स्टार्ट हुआ। नाउ 94 के अंदर स्टार्ट हुआ, 44 में ऑब्जेक्टिव्स क्या था? सबसे पहले मेंबर कंट्रीज की बीओपी की डिफिकल्ट को सॉल्व करना। दूसरा, एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मल्टीलेटरल ट्रेड, मेंबर्स कंट्रीज के अंदर अंदर में ट्रेड बढ़ना चाहिए। और टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स अमंग मेंबर कंट्रीज जो एक दूसरे के ऊपर इंपोर्ट करने के ऊपर रोक लगा दी है ना, वो बंद होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, पेज नंबर 8। एनी कंट्री कैन बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमएफ अगर जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर है ना, वर्ल्ड बैंक अपने बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, उसका असली नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर है वो आईएमएफ की मेंबर। इट इज विलिंग टू पे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यानी पैसा भरने के लिए तैयार हो। अब ये सब्सक्रिप्शन कैसे आता है? तो 25% सब्सक्रिप्शन गोल्ड में, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, और आएगा और यूएस डॉलर। 75% सब्सक्रिप्शन अपनी डोमेस्टिक करेंसी में आता है। जो 25% प्रपोर्शन है ना, उसको गोल्ड ट्रांसफर बोला जाता है, और जो 75% है उसको क्रेडिट ट्रांसफर बोला जाता है। क्योंकि याद रखो, गोल्ड या तो यूएस डॉलर वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, लेकिन तुम्हारी करेंसी हर जगह नहीं, तो वो उधार दिया गया ऐसा पैसा। रोल या तो ऑपरेशंस ऑफ आईएमएफ, तो इसमें इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए उसने सबसे पहले एसडीआर, यानी आईएमएफ इज इंट्रोड्यूस अ स्कीम of creation and allocation of SDRs, any special drawing right to solve the problem of international liquidity. It creates SDRs and allocates them to the member countries in the proportion of their quota. इसमें रूल होता है, वो स्पेशली ड्रॉ कर सकते हैं, यानी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपने खुद के डिपॉजिट के अंदर से। SDR helps the government of member countries, अगर उनको बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी का प्रॉब्लम है ना, तो इससे इंप्रूव होता है international liquidity and to solve the problem of deficit in BOP quota. The reserves of IMF comes from the subscription of member countries. IMF raises the quota of member countries a certain number of years, यानी ये ने इंक्रीज कर दिया 5-5 सालों में। And the general review of quota, due to this, its reserves has increased from 76 billion to 212 billion in 1988. पुरानी फिगर है, लेकिन 76 बिलियन से 212 बिलियन। सेलिंग गोल्ड, आईएमएफ अपने फंड्स को इंक्रीज करने के लिए गोल्ड मेंबर कंट्रीज को बेचती है। फिर बोरोइंग्स, यानी वो दूसरी गवर्नमेंट से पैसा उधार भी ले सकती है। जनरल बैंक्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, द बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड ओपेक, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। Assistance to member countries, IMF has made following arrangements to increase international liquidity. If a member country has temporary deficit है, टेम्पररी यानी किसी साल में बारिश ना होने के कारण बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़े, या प्रोडक्शन ना होने के कारण, या कोई अभी कोरोना जैसी बीमारी फैलने के कारण अगर ऐसा हो गया, तो ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं। तो वो पैसा आईएमएफ के पास से टेम्पररी डेफिसिट को कम करने के लिए ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। और आईएमएफ हैव डिसाइडेड फॉलोइंग बोरिंग लिमिट्स, कितना विड्रॉ किया जा सकता है। देखिए, अ मेंबर कैन ड्रॉ अप टू 25% ऑफ इट्स कोटा, जितना कोटा है ना उसमें से 25% उधार लिया जा सकता है एवरी ईयर।
हाइवर वो वापिस 3 से 5 साल के अंदर रीपे करना पड़े। A member can draw further from the balance quota. वो 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अंदर एन्युअली 100% अपने कोटा जो है ना उसका पर क्रेडिट ट्रांश में से अपने इसको इशू करा सकते हैं। यानी वो 75% जो अपनी करेंसी में लिया है ना वो सच फैसिलिटीज गिवन ऑन अ कंडीशन के अगर आपको पैसा चाहिए ना तो पैसा मिलेगा, लेकिन उसके साथ में आपको अपनी इकोनॉमी में सुधार करना पड़ेगा। जैसे अपने सुधार किया था इंडिया के अंदर 1991 के अंदर जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया था। To solve the problems of BOP of the member countries, the fund gradually raises, यानी IMF हमेशा बोरोइंग लिमिट को धीमे धीमे इंक्रीज करता है। अंडर द क्रेडिट ट्रांश नाउ द members can draw up to 300% of their quota। पहले 100% था, अब कितना हो गया? 3 गुना ज्यादा। बट उनको यानी सीरियस एफर्ट्स यानी ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को सॉल्व किया जाए। इफ अ मेंबर कंट्री रिक्वायर्स फंड्स it can purchase foreign exchange from the fund in exchange of its domestic currency, but in this case it must repurchase its domestic currency within 3 to 5 years। 3 से 5 साल के अंदर डोमेस्टिक करेंसी को वापस खरीदना पड़े। मतलब डोमेस्टिक करेंसी को रखो, उसके सामने डॉलर ले सकते हो। डोमेस्टिक करेंसी तो अपने अपने घर के अंदर छापने की है ना, तो जितनी भी छापो जाए चलेगा और उसके सामने डॉलर ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? 3 से 5 साल के अंदर आपको वो पैसा वापस कमा के डॉलर में रीपे करके अपने पैसे जो तुमने डिपॉजिट कराए थे वो वापस लेने पड़े। इफ अ कंट्री डज नॉट रीपर्चेज इट्स डोमेस्टिक करेंसी विद इन अ फिक्स पीरियड, तो आईएमएफ उसको फोर्स नहीं करेगी। हाउएवर इट कैन चार्ज इंटरेस्ट और आगे के सारे पेमेंट रोक देगी। न्यू क्रेडिट फैसिलिटी सिंस 1960 IMF has started several new credit facilities for its members। Loans from these facilities are given for longer periods। अब इनके लिए लोन्स आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक दी जाती है। सम ऑफ दीज फैसिलिटीज आर, एक तो बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटी, फिर एक्सटेंडेड फंड, सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। ये सब बहुत हाई लेवल का है सब, बफर स्टॉक फाइनेंशियल फिर एक्सटेंडेड फंड, ये सब समझना ये लेवल पे बहुत डिफिकल्ट होता है। एक तो पहली बात तो देखो, पहले ने बफर स्टॉक फाइनेंशियल फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपने पास जितने भी पैसे इतने साल तक जमा रहे थे ना, बराबर है, अभी समझो कि मेरे पास ज्यादा पैसे है तो मैं जमा करता जाऊं, लेकिन जब जरूरत पड़े ना तब उसी पैसे में से विड्रॉ कर लूं, इस तरह से। उसके बाद में एक्सटेंडेड फंड, यानी अगर नई स्कीम है ना उसके अंदर ऐसा है कि जितने फंड तुमको अलॉट किए गए उससे भी ज्यादा तुम, लेकिन उसके लिए तुम्हारी कंट्री के अंदर टेम्पररी बीओपी की डेफिसिट होनी चाहिए, परमानेंट नहीं। फिर सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी का मतलब सपोर्ट करने के लिए मेन फाइनेंसिंग तो दिया जाता है, उसके साथ में दूसरा भी फाइनेंस दिया जाता है, पर इन सबके ऊपर इंटरेस्ट होता है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी मतलब आपकी कंट्री में आके उसकी टीम आपकी कंट्री के अंदर जो भी कुछ गलत चल रहा है ना उन सबको फाइनेंशियली सुधारने की कोशिश करेगी। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस रिप्लेनिशमेंट टू फिल अगेन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस को आईडीए बोला जाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो खाली, और वो भी खाली 3 साल के लिए, ओनली फॉर 3 years। अब SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, पेपर गोल्ड जिसको बोला जाता है। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाज नोन एज करेंसी रिजर्व स्टैंडर्ड, वेयर US डॉलर हैज बीन सर्विंग एज अ रिजर्व असेट as gold as good as gold till 50s। यानी US डॉलर को है ना सोना समझा जाता था 1950s तक। क्या समझा जाता उसको? US डॉलर यानी गोल्ड के बराबर है। बट देयर आफ्टर ड्यू टू शेकी पोजीशन ऑफ डॉलर, लेकिन उसके बाद में ना डॉलर की पोजीशन लड़खड़ाई और ज्यादा ही ने गोल्ड के अंदर लोगों ने सट्टा खेलना शुरू किया और यूरो डॉलर मार्केट के अंदर कैओस यानी अफरा तफरी का माहौल छाया। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा इंटरनेशनल लिक्विडिटी का, और इसमें पहले तो बीओपी की डिफिकल्टीज आई और दूसरी मॉनेटरी रिजर्व जो उनके पास थी ना वो ग्रो नहीं हो पा रही थी। इन दिस रिगार्ड द इकोनॉमिक हैव विजुअलाइज 3 एस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स, 3 अलग अलग चीजों को सामने रखा गया।
पहला लिखा है लिक्विडिटी प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी, दूसरा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी, तीसरा कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी प्रॉब्लम यानी कैश नहीं है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम यानी बीओपी के अंदर हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस यानी लोगों का भरोसा पूरी पूरी इकोनॉमी के ऊपर से टूटता जा रहा था। और इसमें जो अभी के जो रिफॉर्म्स थे ना वो शुरू किए, उसमें से सबसे पहले एसडीआर आया। एसडीआर का मतलब देयर शुड बी लिमिट on the future. It was suggested that there should be limit on the future role of dollar and sterling, sterling yani pound, and the function of the IMF should be widened. यानी हम पहले सिर्फ डॉलर और पाउंड को यूज करते थे, दो इकोनॉमी सबसे बड़ी थी, इसलिए तो IMF के फंक्शन को और ज्यादा बढ़ाना है। दिस व्यू वाज एक्सेप्टेड एंड इट इज कॉल्ड स्कीम ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट, या तो पेपर गोल्ड जिसको बोला जाता था। उसको अप्रूव किया गया सितंबर 1967 के अंदर, और एसडीआर जनवरी 1970 से एप्लीकेबल हुआ। Under this scheme, IMF is empowered to grant member governments the SDR on a specific basis subject to ratification. Ratification मतलब बहाली करना, रेक्टिफिकेशन यानी सुधार करना, ये रेटिफिकेशन है मतलब बहाल करना, मंजूरी देना। SDR are regarded as the international reserves which are allocated annually by the collective decisions of the participating members in the IMF. इसको इंटरनेशनल रिजर्व्स बोलते हैं, और ये अलोकेट किस लिए किया जाता है? पहले तो मेंबर से परमिशन लेके उसको अलोकेट किया जाता है। When a member country gets the SDR, that country becomes entitled to obtain a defined equivalent currency from other participating countries. Such country should discharge its obligations towards the general account of the IMF. जितने भी ऑब्लिगेशन है ना वो सारे ऑब्लिगेशन जनरल अकाउंट के ऊपर IMF के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। The main aim of creating the SDR was to increase the availability of resources of the IMF. IMF के पास जितने भी रिसोर्सेज है ना उन सबको ज्यादा बढ़ाना है। And in other words, SDR is a method of supplementing the existing reserve assets in the international liquidity. अब फीचर्स देखो, उसको क्रेडिट क्रिएशन जैसा माना जाता है, यानी आपको उधार दिए जाते हैं पैसे, किसी भी कंट्री को पैसे दिए जाएंगे, उधार दिए जाएंगे, जिसमें सेंट्रल बैंक कंट्री की कमर्शियल बैंक को जिस तरह से पैसे देती है वैसे ही यहाँ पे IMF कंट्रीज को पैसे देती है। SDR शुड बी एलोकेटेड टू द मेंबर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोटा, यानी IMF के अंदर तुमने कितने पैसे जमा रखे उसके ऊपर से SDR मिलेगा। SDR कॉमन एग्रीमेंट बनाया गया था पेरिस के अंदर जुलाई 1969 में, उसके मुताबिक चल रहा है। एंड SDR डिवाइड्स द अकाउंट्स ऑफ IMF इनटू टू कैटेगरीज, एक जनरल अकाउंट है वो अलग से जो पहले से चला रहा था वो, लेकिन अब ये नया अकाउंट बना जिसको अपने क्या बोलेंगे स्पेशल ड्राइंग अकाउंट। इसको गोल्ड पेपर या तो पेपर गोल्ड बोला जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है ना वो गोल्ड में फिक्स की जाती है, और वो इंटरनेशनल मनी नहीं है, वो सिर्फ एक कूपन है, एक कूपन की तरह से जिसको जिस कंट्री को दिया जाता है उस कंट्री की करेंसी के सामने एक्सचेंज किया जाता है। SDRs are transferable assets under the designation issued by the IMF subject to certain limits on holding, यानी वो ट्रांसफर किया जा सकता है, बराबर, और इसमें कुछ लिमिट्स भी है। अब रोल ऑफ SDR, एक तो 1970 के बाद में SDR को इसलिए क्रिएट किया गया कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो अभी भी SDR सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन रखता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। इसमें दो मकसद है, जनरल अकाउंट में तो पैसा उठा दे ही कंट्री वाले, लेकिन साथ में दूसरा सप्लीमेंट यानी एक जो एडिशनल पैसा मिलता है वो, और टू सर्व एज द प्रिंसिपल रिजर्व असेट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यानी जो भी मॉनेटरी सिस्टम है उसमें एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, तो तुम्हारे पास फंडिंग भी बढ़ता है, फंडिंग करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इन पास SDR has remained only a unit of account and store of value, but SDR should be made more active, just like powerful asset की तरह से उसको ज्यादा अट्रैक्टिव करना चाहिए, सॉरी, which can be used as a store of value as well as medium of exchange। इसको अंडरलाइन करो, दो तरीके से यूज करना है,
store of value or medium of exchange in the world economy. Till July 1974, the value of SDR was expressed as 1 SDR is equal to 1 US dollar. But American dollar उसके बाद में इतना powerful नहीं रहा. This was due to unusual currency inflationary trend in American economy और US government की backstep policy of not defending the dollar. याद रखो, गवर्नमेंट है ना खुद अपने पैसे को डिफेंड करती है, बचाती है, राइट. लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है. तुम देख रहे हो 101 बैंक एक के बाद एक खाली हो रही है, खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको कोई बेल आउट पैकेज नहीं देगी. तुम्हारी गलती, तुम भुगतोगे. किसी के भी पैसे अगर उसमें डूबे ने तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये फ्री इकोनॉमी है. बेल आउट पैकेज नहीं है. बेल आउट यानी उसको बचाने के लिए कोई पैकेज नहीं है. बैंक डूबती है तो डूबे, उनके मिस कैलकुलेशन और मिस मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, तो गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. जबकि इंडिया में अगर ऐसा कुछ भी हो ना तो उसके लिए तुरंत गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सामने आना पड़ता है. In July 1974, the SDI was dealing from the US dollar and new scheme was devised. अभी जैसे अडानी की बारी आई थी ना, वैसी जैक डॉर्सी की बारी है. नाम सुना है? ट्विटर में एक टाइम पे फाउंडर मेंबर था वो, जैक डॉर्सी. उसकी कंपनी एक दिन के अंदर 549 बिलियन डॉलर्स एक ही दिन के अंदर साफ हो गए. हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई वापस. ये कंट्री ने बहुत सारे फ्रॉड को छुपाया है. जैसे ही कंपनी के बारे में रिपोर्ट आती है ना, एक दिन के अंदर 549 बिलियन डॉलर्स, कंपनी की वैल्यूएशन डाउन. इमेजिन करो, एक खाली एक कंपनी डिक्लेयर करती है. ये जो भी करती है ना, वो किस लिए करती है? शॉर्ट सेलिंग के लिए करती है. शॉर्ट सेलिंग को समझना बहुत डिफिकल्ट है. तुम्हारे शेयर्स नुकसान करेंगे, इसमें इस कंपनी को फायदा होगा. और वो पहले रिसर्च करती है. हिंडनबर्ग क्या था? वो भी एक है ने बलून वाला प्लेन था जो टूट गया था, जल के पूरा राख हो गया था, तो सारे पैसेंजर्स मर गए थे. तो वो एक बहुत बड़ा, ये पिछले सेंचुरी की शुरुआत में बहुत बड़ा हादसा हुआ था. तो इस नाम से इसने अपनी कंपनी का नाम रखा है. और डिटेल में रिसर्च करती है, हर पेपर को चेक करेगी, उसके बाद में अपनी रिपोर्ट इश्यू करेगी. तो उसके बाद में वो शेयर टूटेंगे, और जब शेयर टूटेंगे तो इसको फायदा होगा. ये शॉर्ट सेलिंग करना शुरू करे. क्या क्या चीजें हो सकती है ना शेयर मार्केट में, अपने उसका 1% भी नहीं जानते. नॉट ओनली 1%, इतनी सारी चीजें हो सकती है. आप सोचो तो सही कि शेल कंपनीज को खोल के अडानी ने सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के शेयर्स को खरीदना बेचना चालू रखा. पैसा ना आ रहा था ना जा रहा था, सिर्फ मार्केट में हवा बन रही थी कि अडानी के शेयर कोई खरीद रहा है, इसलिए हम भी खरीद ले. समझे? अपने शेयर खुद खरीदूंगा, पैसे तो देने नहीं है. ये खाली ट्रांसफर बताना है मुझे. ये ट्रांसफर बताए जाते थे, शेयर की प्राइस ऊंची होती जाए, फिर जो शेयर मैंने खरीदे कल वो आज मैं ज्यादा प्राइस पे बेच दूं. 2 दिन मार्केट डाउन, फिर 3 दिन के बाद वापस खरीदना चालू करो, वापस मार्केट अप. ये चलता जरा कितने सालों से? 6-7 सालों से चलता रहा. और सारी कंपनीज जो भी बाहर की थी ना, वो सब एक ही नाम से रजिस्टर की गई थी. विनोद अडानी, उसका भाई. ये इतना बड़ा स्कैम है ना कि मेरे और आपके समझ से बिल्कुल बाहर है. मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि ना कोई ऐसा बोले ना अडानी नंबर 1 कंपनी है तो बेवकूफ इंसान है वो, क्योंकि वो मार्केट में दिखता नहीं है. तुम बोलो कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज है ना, वहां पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी वहां पे तुमको पता ही नहीं चलता कि उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया. तुमको बोला गया कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसने किया, मान लिया हमने, कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता कहाँ है तुमको. तुमको बोला कि फलाने रोड को बनाया गया, वहां पे पोर्ट बनाया गया, पोर्ट के अंदर कितनी लागत आई तो बोल दिया 12,000 करोड़, हमने मान लिया. और 12,000 करोड़ समझ रहे हो क्या होता है? समझे नहीं? लेकिन उसके सामने आप देखो कि टाटा एंटरप्राइज ने बड़ौदा के अंदर डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए कंपनी स्टार्ट की, तो दिख रही है ना कंपनी. वहां जाते हुए लोग दिख रहे हैं, वहां आते हुए लोग दिख रहे हैं, वहां बिजनेस होता हुआ दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है.
तो अगर टाटा की बात करें तो वो ज्यादा सॉलिड कंपनी मानी जाती है, क्योंकि उसके रूट्स अंदर तक है, हर जगह पे टाटा है। कोई जगह ऐसी बाकी नहीं रखी है ने कि जिसके अंदर टाटा ने इन्वॉल्वमेंट अपना ना रखा हो। तनिष्क में टाटा है, टाइटन में टाटा है, बराबर, ज्वेलरी भी है, वॉच के अंदर भी है। फिर इसके बाद में टाटा न्यू एप्लीकेशन के जरिए ग्रोसरी भी बेचता है, वो दवाइयाँ भी बेचता है, टाटा 1 mg। कितनी चीजें हैं जिसके अंदर आपको हर जगह पे ऐसा लगता है कि बसेस बनाने से शुरुआत की, ट्रक बनाने से शुरुआत की, पहले स्टील से शुरुआत की, सबसे पहले स्टील था, उसके बाद में प्लेन, वापिस प्लेन वाली, यानी जो भी प्लेन बना भी रही है और प्लेन उड़ा भी रही है। तो अब कोई बोले कि कौन सी कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी कीमत तुमको जितनी है ना उतनी है, ना इन्फ्लेटेड यानी बढ़ा के ना कम करके, तो ऐसी कंपनी अपने कौन सी बोलेंगे? टाटा। बोले आप बोले रिलायंस इवन, वो भी चले। पर ये सब सी हवा क्रिएट करके जो बनाई गई कंपनी है ने, वो कभी भी डूबो सकती है। अभी भी हिंडनबर्ग तो जाने, तो मार्केट एनालिस्ट ऐसा बोलते हैं कि जो 3100 रुपये का शेयर हो गया जाने, उसकी कीमत 400 रुपये भी नहीं होनी चाहिए। तो जिसने 3100 में खरीदा, वो अभी 2000 के ऊपर देख रहा है उसको। इसमें भी लोग ने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कैसे करेंगे? अभी मैंने 3100 में शेयर लिया, मैं तो नुकसान में जूं। तो जब शेयर 1200 का 1300 का हो गया, तब मैंने एक साथ में खरीद लिए दूसरे शेयर, फिर बढ़े, तो 400 रुपये प्रॉफिट के साथ में मैंने बेच दिए, तो मेरा 3100 वाला थोड़ा नुकसान कवर हुआ। वापिस जब वापिस डाउन हुए, वापिस मैंने खरीदे। इसको क्या बोला जाता है? हमें इसको एडजस्टमेंट वाली चीजें बोलते हैं। जब ये लोग मार्केट में गेम खेलते हैं, कोई नुकसान में नहीं होता। जिसके खुद के पैसे से मार्केट में एंटर हुआ है, वो कभी नुकसान में नहीं जाएगा। लेकिन उधार लिए ने और मार्केट में एंटर हुआ ना, तो गया। घर के पैसे डाले ने, जिसमें खर्चा करना था, तुमने रोका खर्चे को और बोला कि 2 साल में कमाएंगे तो वापस वो खर्चा कर लेंगे, तो गए पैसे ना। एसडीआर में, एसडीआर वाज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ 16 मेजर करेंसी, अंडरलाइन करो। और जिसका 1% से ज्यादा वर्ल्ड एक्सपोर्ट के अंदर शेयर है, वही कंट्रीज को यहाँ पे अलाउ किया जाता है। ग्रेजुअली एसडीआर became a medium of investment on the international capital market. Its beginning was made by Swiss firm who has floated public issue of bond of 30 million SDRs in May 1975. Moreover, in October 1975, the OPEC has started calculating oil export prices in terms of SDR rather than in dollar. यानी ओपेक ने भी क्या किया? सब कैलकुलेट करना शुरू किया, लेकिन किस में कैलकुलेट करना शुरू किया उसने? ओपेक ने भी प्राइस को एसडीआर के अंदर। अब तो बंद हो गया ये सब। अब गोल्ड में अभी बीच में तो क्या मंदी आई थी ना अमेरिका में, तो इस टाइम पे उसने गोल्ड में पैसा लेना शुरू किया था। इसीलिए यहाँ लिखा है पेपर गोल्ड इसको बोला जाता है। नाउ एसडीआर हैज बिकम अ न्यू इंटरनेशनल मनी। एसडीआर यानी पेपर गोल्ड हैज रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ येलो मेटल एज द इंटरनेशनल मीन्स ऑफ पेमेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिखा है। इम्पोर्टेंस का मतलब बहुत गंदा होता है, अभी इम्पोर्टेंस लिखो। अगत्यता, IMPORTANC। इम्पोर्टेंट यानी क्या होता है पता है? जो बांझ बोलते हैं ना, बच्चे को जन्म ना दे सके ना, वैसी औरत या मर्द, दोनों को इम्पोर्टेंस बोलते हैं, यहाँ जो लिखा है ना वो, समझे? इसको अलग तरीके से भी समझाया जा सकता है, जो ओरिजिनल वर्ड है, पर मैंने इतना समझा दिया कि अब कभी भी ये वर्ड यूज मत करना, क्योंकि इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंस है, बोलने में भी काफी फर्क है। SDR has strengthened the position of IMF and provided a place of सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स, यानी सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक बन गई है SDR। And if the new scheme had been successful, the problem of international liquidity would have been solved. But unfortunately, it did not. It was not able to fulfill high expectation. जो expectation रखे थे वो पूरे नहीं कर पाए। तो क्योंकि अगर होता ना एक्सपेक्टेशन पूरा, तो इसका मतलब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते। SDR should have become as popular as world's currency, but IMF has failed to elevate
द स्टेटस ऑफ SDR एज अ पेपर गोल्ड अगेंस्ट इन इनकन्वर्टिबल डॉलर। डॉलर कन्वर्टेबल कब, कि जब कोई भी करेंसी में उसको ट्रांसफर किया जाए ना तो। लेकिन यहाँ पे IMF ने ये कंप्लीट नहीं कर पाई। IMF यहाँ तुम्हारा थर्ड यूनिट कंप्लीट होता है,